मेरा शौक दरअसल संगीत नहीं था, एक्टिंग करने का था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उनकी कसम आज गमगीन है, कभी कि आपको दिल में बिठा लो तो चले जाइएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे ज़मीं पे। मेरा शौक दरअसल संगीत नहीं था, एक्टिंग करने का था। तो मैं जिला जंगर के एक कस्बे का रहने वाला हूँ, रोहो कस्बे का। तो जलंधर वहाँ से कोई 20-25 माइल है। तो हम सैटरडे को चले जाते, मेरे भाईजान वहाँ थे, उनका ट्रांसपोर्ट का वहाँ बिजनेस था। तो बड़े भाईजान के पास चले जाते जलंधर सिटी में और सिनेमा देखते। और उस वक्त इसको बाइस्कोप कहते थे, सिनेमा नहीं कहते थे। तो वो फिल्में देख देख के वो बचपन में ये शौक हुआ कि मुझे यही काम करना है। और एक दिन ऐसे ही सोचा कि ये काम करना तो चलो दिल्ली चलें। तो ये दिल्ली में मेरे चचा जान थे, वो स्कूल मास्टर थे। तो उनके पास मैं जब पहुंचा तो वो देख के बड़े खुश हुए कि मैं आया हूं। तो घर वाले भी आए होंगे, लेकिन वो देखा मैं अकेले, कभी घर वाले कहाँ हैं, भाई साहब कहाँ हैं, वो सब। मैंने कहा जी मैं तो अकेला आया हूँ। तो वो थोड़ी सी बड़े परेशान भी हुए और थोड़ा गुस्सा भी किया, एक तमाचा भी रसीद हुआ कि तुम अकेले बगैर बताए हुए घर से किस तरह आ गए। बहरहाल मेरी खुशकिस्मती के मेरी दादी जान वहाँ थी, तो उन्होंने बचाव किया मेरा, और वो है खैर। तो उन्होंने मुझे स्कूल में डाला और मेरा मन सिनेमा में होता था। जो वो खर्चा मिलता है घर से मिलता है बच्चों को, तो मैं बचाता रहता है। और जब मेरे पास वो सिनेमा के पैसे हो जाते इतने कि मैं टिकट ले लूँगा, तो वो सिनेमा हाउस में चला जाता देखता। और पैसे ना होते तो टाइम मिलता तो वो सिनेमा हाउस के बाहर बैठ के वो जो दरारें होती हैं उसमें से कुछ देखता। वो भी ना अगर मिलती तो फिर वो कान लगा के क्या बोला जा रहा है, क्या गाया जा रहा है, कुछ वो सारा सिलसिला ये रहा। तो इतना मुझे शौक था इसमें काम करने का। तो ये चचा जान मेरे बड़े परेशान हुए कि भाई क्या किया जाए इस लड़के का। तो बड़े पंडित अमरनाथ जी, बहुत बड़े कंपोजर, बहुत बड़े गुरु शास्त्रीय संगीत के, एज वेल एज महान कंपोजर। तो वो उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा पंडित जी से अपनी ये बताई प्रॉब्लम कि ये बच्चा मेरा भतीजा है और ये कहता है कि मुझे सिनेमा में और बाइस्कोप में भर्ती होना है, पंडित जी हमारी मदद कीजिए इसकी। तो कहने लगे ठीक है, बच्चे की शक्ल सूरत तो ठीक है और इसको फिर संगीत सिखाना पड़ेगा अगर इसको एक्टिंग का, आर्टिस्ट बनने का अगर शौक है। क्योंकि उस जमाने में
संगीत सीखे बगैर ना तो कोई स्टेज पर काम कर सकता था, ना ड्रामे में, ना सिनेमा में या कहीं भी ऐसा। तो वो उसके लिए एक जरूरी था संगीत का सीखना, रिदम का, स्वर का आना जरूरी था। वो चाहे हीरो हो, हीरोइन हो या विलन हो या छोटा सा रोल प्ले करने वाला हो, तो वो उसके लिए संगीत सीखना जरूरी था। तो उस सिलसिले में पंडित जी ने वो मुझ पे बहुत मेहरबानी की, तो उन्होंने संगीत सिखाना, शास्त्रीय संगीत सिखाना मुझे वहीं से शुरू किया। बड़े पंडित जी ने, जब वो उनको फुर्सत ना होती थी, छोटे पंडित जी, पंडित हुसैन लाल जी, पंडित भगत राम जी, तो वो ये तीनों ब्रदर मेरे बहुत मेहरबान रहे। तो 5 साल के बाद पंडित जी ने कहा कि भाई अब ये तुम्हारा इतना हो गया है कि तुम अपनी जो किस्मत आजमाई करो। जहाँ जहाँ बनती हैं पिक्चरें लाहौर में बनती हैं, बम्बई में बनती हैं, पूना में बनती हैं, और मद्रास में बनती हैं, कलकत्ते में बनती हैं, तो कहाँ जहाँ भी तुम ट्राई करो। तो मैंने वो ट्राई करना शुरू किया। तो क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया था उस वक्त तो हार्डली मेरी उम्र थी कोई 10 बरस की, तो ये हो गया 14-15 बरस। और ये उम्र अब ऐसी नहीं, मैं जहाँ जाऊँ कहीं कि साहब मियाँ देखिए, ना तो आप बड़े हैं, नौजवान हैं, और ना बच्चे हैं, तो ये तो उम्र ऐसी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो एक प्रॉब्लम आ गई, काम ना मिला। लेकिन इतने में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई थी। इस दौर में फिल्मी दुनिया में भी अनिश्चितता छा गई। उधर खयाम साहब को एक्टर बनने का शौक था, और कमाल ये हुआ कि उन्हें एक्टर बनने का मौका मिला इसी विश्व युद्ध की वजह से। गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट खोला था कि प्रोपेगेंडा स्टेज पे प्लेस के थ्रू किया जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई फौज में भर्ती होना है, एयरफोर्स में या फौज में या नेवी में ये भर्ती होना है और मदद करनी है जंग में। तो वो प्ले हम लोग करते थे। और उसमें ये है, आप लोगों को शायद किसी को मालूम है कि स्टेज पर जो मुझे रोल मिला वो लेडी का मिला, हीरोइन की बहन का, सहेली का। तो यंग एज थी, अभी खास दाढ़ी मूछ भी नहीं आए थे। तो वो जो डायरेक्टर साहब थे और वो खुद हीरोइन का रोल करते थे, वो भी मेल थे और सब मेल ही थे उसमें। तो वो जो उन्होंने एक अजीब अंदाज से मुझे एक्टिंग बताई कि किस तरह चलकर आना है, एक यंग लड़की चल के आएगी स्टेज पर और किस तरह आएगी, तो वो चाल पर ही क्लैपिंग हो जाती थी। तो उसमें बड़ा कामयाबी हुई। तो वो जो एक्टिंग का मुझ में वो था, स्टेज पे वो थोड़ा सा शौक पूरा हुआ और बड़ी कामयाबी मिली। उन दिनों लाहौर फिल्म, मौसीकी और अदब का एक बहुत बड़ा मरकज था। खयाम साहब यहां की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। एक्टर बनने के ख्वाब संजोए खयाम स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लाहौर में उन्हें एक्टिंग का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी मुलाकात उस दौर के एक बहुत बड़े संगीतकार G.A. चिश्ती साहब से हो गई, जिसने आने वाले वक्त के लिए उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनसे मुलाकात कराने मेरे एक दोस्त ले गए थे, तो मैं कोन में बैठे हुए थे, वो लोग कुछ काम कर रहे थे। जाहिर है किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और जब काम करते करते वो कुछ बड़ा अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन हो रही थी, बड़ा अच्छा फ्रेज गाए, बहुत उम्दा एक ऑर्केस्ट्रे का पीस था, गाए उसके ऊपर, पियानो के ऊपर। और उनके असिस्टेंट और दूसरे स्टाफ बैठे हुए थे। कोई आधे घंटे बाद उन्होंने पूछा कि भाई वो एक पीस गया था मैं ऑर्केस्ट्रा का, वो था, वो क्या था? तो उस वक्त ये टेप रिकॉर्डर का सिस्टम वगैरह नहीं था, तो बेचारे वो शायद भूल गए। तो मैं खड़ा हुआ था, मैं उठ के खड़ा हो गया अदब से, मैंने कहा जनाब मैं बता सकता हूँ आप क्या पीस गए थे। तो पहले तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, क्योंकि सरप्राइज था कि भाई मेरे म्यूजिक रूम में कौन आ गया, अजनबी आदमी कौन आ गया। तो मैंने कहा जी आपके बस न्याज हासिल करने थे, आपके से मिलना था, आप बहुत बड़े महान मौसीकार हैं, तो और आया हूँ। अच्छा बताओ क्या था? तो मैंने वो पीस बताया, तो वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा जी आप अगर हुक्म दे तो मैं इसकी सरगम कर दूं। कहते हाँ करो। तो मैंने वो सरगम कर दी उस पीस की, और इससे और भी खुश हुए, कहने लगे भाई तुम कहाँ से सीखे? तो मैंने अपने गुरुजी का नाम लिया, पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुसैन लाल बतराम जी। तो बड़े खुश हो, कहने लगे आज से तुम मेरे साथ काम करो। इतने खुश हो गए। मैंने कहा जी मैं काम करूंगा, लेकिन मैं संगीत से मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन मैं तो एक्टिंग चाहता हूं कि मुझे एक्टिंग
करना है, मुझे काम मिले। कहने लगे वो भी हो जाएगा, तुम ये काम करो। तो इस तरह ये चिश्ती साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। कुछ अरसा लाहौर में रहने के बाद जब वो लुधियाना आए, तब उनके घर वालों को पता चला कि वो बिना मेहनताना लिए ही काम कर रहे हैं। इस बात से घर में गुस्से की लहर दौड़ गई। हालात में वो करवट बदली कि 18 फरवरी 1927 को जन्मे खयाम सिर्फ 16 साल की उम्र में सुरों की दुनिया से निकलकर फौज में भर्ती हो गए। ये था 1943 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, और ये सिलसिला समझिए 45 तक जब ये रहा, जहां जापान एंड जर्मनी ने फिर सरेंडर किया, वो जो एटम बम नागासाकी एंड हिरोशिमा पे गिरा। तो उसके बाद फिर एक आर्मी हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आया कि कोई जवान अगर यानी आर्मी से या रिलीज लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि जंग खत्म हो गई। तो मैं सबसे पहले था और मैंने रिलीज लिया, और वहीं से मतलब सब जो कागजात थे और जो रेलवे वारंट बनता है, वो टिकट बनता है, तो वो मैंने लाहौर का, मैंने कहा मैं चिश्ती साहब के पास फिर जाऊं। मैं चिश्ती साहब के पास गया, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो ये गैप पड़ गया 3 साल का आर्मी का, और चिश्ती साहब ने फिर मुझे गले से लगाया और मुझे अपने साथ रख लिया। और उस वक्त वो काम कर रहे थे B.R. चोपड़ा साहब के साथ, और महेश्वरी साहब के साथ, S.C. नारंग साहब के साथ, एंड R.C. तलवार साहब के साथ, एंड H.S. रवेल साहब। तो इन जगहों पे वो काम करते थे। और चोपड़ा साहब दस्तूर के मुताबिक जब अगर 9 बजे टाइम है म्यूजिक रूम में पहुंचने का, तो वो मिलिट्री से मैंने किया कि 9 बजे का मतलब 9 बजे, तो वो मैं डॉक्टर टाइम पर हाजिर हो जाता, और इमीडिएटली चोपड़ा साहब तशरीफ लाते। और बाकी लोग, कोई 9:15 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, 9:45 है, उनको वक्त की पाबंदी इतनी नहीं थी। तो वो ये चीज मार्क की चोपड़ा साहब ने। तो ये 3-4 महीने इस तरह गुजर गए, और मैं अपने काम से लगा रहता, एंड कभी किसी से कोई गप नहीं, और किसी से हंसी मजाक नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं, कुछ नहीं। मैं जो मुझे मेरी ड्यूटी चिश्ती साहब ने दे दी, मैं उसमें लगा रहता था। तो ये चीज, इस बात को मार्क करते थे चोपड़ा साहब। तो एक दिन पे डे आ गया, सबको तनख्वाहें मिली। दूसरे जो चिश्ती साहब के असिस्टेंट थे तो उनको भी मिल गई, और मुझे नहीं आवाज आई। तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को आवाज नहीं आई तनख्वाह। तो चिश्ती साहब ने फरमाया कि नहीं, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि ये अभी फिलहाल तनख्वाह नहीं लेंगे, 4-6 महीने के बाद देंगे, अभी तो ऑलरेडी असिस्टेंट पेड हैं वो। तो चोपड़ा साहब ने फरमाया कि चिश्ती साहब ये तो लड़का सबसे ज्यादा काम करता है, मैं ये नोट कर रहा हूँ इस बात को, इसको तो जरूर तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो चिश्ती साहब ने कहा जी आप बॉस हैं, आप जो मुनासिब समझे तो आप दीजिए। तो उस वक्त चोपड़ा साहब ने 125 रुपया माहवार मेरी तनख्वाह लगा दी। उन दिनों बंबई और लाहौर के साथ साथ कलकत्ता भी फिल्मों का एक बड़ा केंद्र था। G.A. चिश्ती साहब जब कलकत्ता एक फिल्म में संगीत देने आए तो खयाम साहब ने उनके सहायक के तौर पर काम किया। फिल्म पूरी होने के बाद चिश्ती साहब तो लाहौर चले गए, लेकिन खयाम अपने गुरु पंडित अमरनाथ के कहने पर उनके छोटे भाइयों और उस वक्त की मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करने बंबई पहुंच गए। तो ये जो अभी मैंने गुनगुनाया, ये भी मेरे गुरुओं की देन है। लाहौर से कलकत्ते चिश्ती साहब के साथ आए, H.S. रवेल साहब की पिक्चर झूठी कस्में का म्यूजिक देने चिश्ती साहब आए, तो उनको मैं असिस्ट करता था, मैं और मेरे सीनियर मिस्टर रहमान। बाद में तो वो वहाँ उनका काम ख़त्म हुआ, वहाँ S.C. नारंग साहब का भी काम हुआ, R.C. तलवार साहब का भी काम हुआ। तो 47 में ये काम ख़त्म करके चिश्ती साहब
लाहौर लौट गए और हमने चिश्ती साहब की इजाज़त से हमने कहा कि हम बम्बई हम जाना चाहते हैं, कुछ किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। तो बम्बई आ गए और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी से मिला, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी से, और उनको ईश्वर ने, अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी थी उनकी पिक्चरों को, और इतने महान, पहले से महान थे लेकिन उनकी फिल्में बहुत कामयाब हुई और महान संगीतकार ये जोड़ी पहली इस्टेब्लिश थी। तो उन्होंने मिलते ही मुझे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा तू किसी किस्म का फिक्र नहीं करना है और हम हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत जल्द मुझे कहा, अच्छा तुमने इतने सालों क्या किया, तुमने चिश्ती साहब के साथ क्या किया, क्या सीखा, क्या कुछ किया, कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको कुछ गाना सुनाया तो उन्होंने फौरन मुझे प्लेबैक सिंगिंग दे दी, इतने मुझ पे मेहरबान मेरे गुरुजी। सो वो पहला गाना था, फिल्म रोमी जूलियट में डुएट था, और डुएट था वो जोहरा जी के साथ। वो गाना था, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। ये बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम फिल्म में यूज हुआ और वो मैंने डुएट गाया। इसी तरह फिर डुएट हुए, गीताराय जी के साथ मेरा डुएट हुआ, मीना कपूर जी के साथ मेरा डुएट हुआ एंड मोहन तारा तलपरे जी के साथ मेरा एक डुएट हुआ और सोलो गाना भी हुआ। तो इस तरह ये मेरा सिलसिला शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में अगेन चिश्ती साहब के सिलसिले में उनके दोस्त वली साहब और मुमताज शांति जी, उनसे हम मिले तो वो फिल्म बना रहे थे, फिल्म हीर रांझा। तो ऐसे जिक्र निकला कि भाई तुम कुछ करते होते तो ये हम फिल्म हीर रांझा बना रहे हैं, अब हमने म्यूजिक डायरेक्टर दूसरा लिया है और जो पंजाबी नहीं साहब जो है, वो वैसे तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अजीज हिंदी साहब, लेकिन वो पंजाबी नहीं है, हमें पंजाबी धुन स्टाइल के म्यूजिक चाहिए था। तो मेरे मुंह से निकला कि जनाब आप हमें कुछ दीजिए, जो आपको चाहिए हम उसको आपकी खिदमत में पेश करेंगे बनाकर उसकी धुन। तो उन्होंने एक गाना दिया। तो जब उसकी धुन हमने सुनाई दोनों ने मिलके, हमारे सीनियर रहमान साहब, तो वो बड़े खुश हुए। तो कहने लगे ठीक है, ये जो जितने पंजाबी स्टाइल के गाने हैं ये आप लोग बनाओ एंड जो दूसरे गाने हैं वो अजीज हिंदी साहब बनाएंगे। तो फिल्म हीर रांझा में जो सबसे पहले लड़कियों का भांगड़ा सॉन्ग था वो बहुत पसंद किया गया, वो हम लोगों ने दिया। शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान, मैं मर गई शहर सुना मुल्तान। तो ये लड़कियों पे फिल्माया गया, तो फिल्म में सारा म्यूजिक पसंद किया गया, लेकिन ये खास तौर पे ये गाना बड़ा एंटरटेनिंग लोगों को लगा कि नौजवान लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां भांगड़ा कर रही हैं। तो ये कामयाब हुआ और बल्ली साहब बहुत खुश होते। ये सिलसिला कुछ मतलब रहमान साहब तो चले गए ये फिल्म करके और मैं यहाँ रहा। और उसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने कहने लगे देखो ये कलाकारों के जो नाम होते हैं असली नाम नहीं होते और कुछ कलाकारों का नाम बदल के रखना चाहिए। तो मैंने कहा जी आप फरमाएं। तो कहने लगे तुम्हारा नाम शर्मा जी और तुम्हारे पार्टनर का नाम वर्मा जी। तो इस तरह मेरा नाम जैसे जो पूरा है, शायद मैं आपको बताऊंगा, मेरा नाम है कुछ थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। तो ये बहुत लंबा नाम है। तो कहने लगे जी ये सब छोड़ो, शर्मा जी और ये वर्मा जी। तो वो रहमान वर्मा हो गए उस वक्त और ये सिलसिला। तो इस नाम से, शर्मा जी के नाम से कुछ 4-5 पिक्चरें, क्योंकि रहमान साहब तो लाहौर तशरीफ ले गए हीर रांझा के बाद और ये मैं वली साहब के साथ वाबस्ता रहा। और सन 50 में एक पिक्चर उन्होंने बनाई जो फिल्म थी बीवी, जिसमें उस वक्त भी बहुत मशहूर जोड़ी थी वीना अल-नासर, मुमताज शांति जी तो बहुत बड़े और भी सुपरस्टार थे, लेकिन ये बहुत बड़े स्टार थे वीना जी और अल-नासर साहब। तो उसमें एक गाना, 4-5 गाने थे मेरे, लेकिन एक गाना मेरा बहुत सुपर डुपर हिट हो गया था, पूरे भारत में धूम मच गई थी उस गाने की। वो गाना था अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। बड़ी सादगी से धुन थी, शायराना अंदाज की, जैसे तरन्नुम होता है वो धुन थी।
और वो उसकी कामयाबी से वली साहब बहुत खुश हो गए, मुमताज शांति जी बहुत खुश हो गई आपा जी। तो उन्होंने कहा भाई आप देखिए, वली साहब ने कहा कि नेक्स्ट पिक्चर जो बहुत बड़ी बना रहा हूं उसमें तुम अकेले म्यूजिक देना। तो कहानी सुनी, वो काम हुआ उसके ऊपर। तो मैंने भी कहा कि साहब आप मुझ पे इतने, वली साहब आपा जी आप मुझ पे इतने मेहरबान हैं तो मैं भी हक अदा कर दूंगा। पहले जमाने में ये था, ये बताना चाहूंगा कि कम से कम 8-10 रिहर्सलें ऑर्केस्ट्रे के साथ और आर्टिस्टों के साथ हुआ करती थी। एंड वो फाइनल रिहर्सल में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सब लोग वो सुनने आते थे। तो रिहर्सल खत्म हुई और गाड़ी आई। पहली दफा गाड़ी पे यूं बैक सीट पे बैठे, ड्राइवर साहब चला रहे थे, खान साहब थे। तो भाई हमारे जो बॉस हैं बहुत खुश हैं। तो ऑफिस पहुंचे तो वो अपनी फाइल पे कुछ काम कर रहे थे। तो 2-3 मिनट खड़ा रहकर उसके बाद कहने लगे भाई हाँ वो मैंने रिहर्सल सुनी, भाई मुझे तो समझ नहीं आया क्या तुमने किया है। तो मैंने बताया कि जी वो हारमोनी है, वो जस्ट लाइक जिस तरह एक सिम्फनी स्टाइल जैसे होता है वो उस तरह का मैंने अपनाया है और वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा रूम था वो सारा। तो कहने लगे नहीं वो मुझे समझ नहीं आया, भाई तुम तो ऐसा करो भाई मास्टर साहब की कोई धुन या नौशाद मियाँ की कोई धुन लो और उसी तरह का कुछ करके मुझे गाने रिकॉर्ड कर। लेकिन उन्होंने मतलब बहुत मुझ पर मेहरबानी की, इजीएस्ट वे बता दिया कि भाई जो बड़े आपके सीनियर हैं, बड़े मौसीकार हैं, उनकी धुन लो अपना के उसको वो और रिकॉर्ड कर दो और तुम्हारा। और एक जुमला उन्होंने यूज किया कि यू आर टू यंग फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो इस बात में क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे उम्मीद थी कि मेरे काम को बहुत सराहा जाएगा, बड़ी तारीफ करेंगे हमारे मालिक, तो बड़ा एक शॉकिंग सा धचका मिला। तो 1 मिनट के लिए सन्नाटे में था, मैं खड़ा ही रहा, देखता ही रहा और अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया, ए तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये जो परवाज मैं लेना चाहता था वो तो मेरी परवाज, मुझे रुपया पैसा जरूर मिल जाता, आसान तरीका था ना, गाने रिकॉर्ड करने हैं, जाहिर है गाने रिकॉर्ड करूंगा तो पैसे मिलेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और वो परवाज मेरी वो कट रही थी। तो मैंने अदब से सलाम किया कि मैंने कहा जनाब मैं जब कभी मास्टर जी बनूंगा, मास्टर गुलाम हैदर साहब बनूंगा या नौशाद साहब बनूंगा तो मैं आपका म्यूजिक दूंगा। तो मैंने उनको सलाम करके मैं आ गया। तो एमसी सिप्पी साहब उनके जनरल मैनेजर थे, वो कहने लगे सिप्पी साहब इनका हिसाब जो कुछ निकलता हो जो इनको दे दीजिए, आप आइए मैं बताता हूँ क्या देना है। मैंने कहा जब गाना ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या लेना। और मैं आ गया और आप यकीन करेंगे कि मेरे पास कल के लिए पैसे नहीं थे। मैं कहाँ जाऊंगा, कोई एक ही कंपनी में तो काम कर रहा था और अब काम मिले दूसरा। लेकिन यूं है कि जहां मैं जाता लोगों को ये मालूम हो चुका था कि इसका गाना और इसकी ये धुन जो है बहुत चली है, इसमें कुछ है बात। और इस तरह करते करते फिल्म नरगिस आर्ट कंसर्न में मैं अक्सर मुलाकात करने के लिए जाता था। तो बीडी नरगिस जी की वालिदा साहिबा, वहां प्यार की बातें एक पिक्चर बन रही थी। तो उनके मौसीकार बुलूसी रानी साहब थे, वो उनकी तबीयत अलील हो गई तो कहने लगे चलो तुम करो। तो प्यार की बातें मिल गई, उसमें 5-6 गाने या 5 या 4 जितने होंगे तो वो मैंने कंपोज किए। तो उसमें भी समझिए शामिल मौसीकार रहे प्यार की बातें में। एंड फिर क्योंकि वहां से ही अनवर हुसैन साहब नरगिस जी के बड़े भाई, वो रंजीत मूवी टूम के साथ जुड़े हुए थे। फिल्म हम लोग बन चुकी थी, बहुत हिट हो चुकी थी जिया सरहदी साहब के साथ। तो उन्हें कुछ म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नया चाहिए था या कुछ समथिंग। तो उन्होंने मेरी मुलाकात सरदार चंदूलाल शाह साहब से करवाई और जिया सरहदी साहब से करवाई। कोई 4-5 मौसीकारों का, संगीतकारों का कंपटीशन था। एक एक गाना कुछ दे दिया था कि भाई जिसका कुछ गाना ठीक लगेगा, बेहतर
लगेगा उसको ये फिल्म जाएगी। तो खुशकिस्मती अल्लाह आया, इतनी मीठी आवाज शायद ही मिले। और बोल इसके मजरू साहब और अली सरदार जाफरी साहब, और फिर दिलीप कुमार साहब पे फिल्माया गया ये गाना। इसका मैं खास बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एक पहला आया था, उसका नाम था सोलो वॉक्स, छोटा, इससे हारमोनियम से भी छोटा इतना, और उसमें कोई 2 डजन साउंड इफेक्ट्स थे, सोलो सोलो बज सकते थे। तो वो उसका इस गाने में इस्तेमाल हुआ है, सोलो वॉक्स का। खास तौर पे आप जब इंट्रोडक्शन, जो पहला जो स्टार्ट होता है गाना, उसका जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, तो उसमें आप एक अजीब सा साउंड, अजनबी सी साउंड महसूस करेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो इतना अच्छा कामयाब हुआ, लेकिन पिक्चर जितनी उम्मीद थी वो उतना न चल पाई। और इसी तरह जो सेकंड पिक्चर थी फिल्म धोबी डॉक्टर, वो भी नहीं चल पाई इतनी, और उसका भी म्यूजिक बड़ा अच्छा हुआ था। अगेन स्ट्रगल, भाई जब पिक्चर नहीं चलेगी तो गैप आ जाएगा। फिर सुबह होगी, मरहूम साहिर साहब मेरे बहुत मेहरबान थे, ये बल्कि उन्होंने ही ये पिक्चर मुझे फिर सुबह होगी दिलवाई। फिर सुबह होगी जब मिली, सैगल साहब ने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन भाई ये राज कपूर साहब को ये खयाम सेटिस्फाई करते हैं। तो एक धुन सुनाई तो लगा कि राज साहब का जो चेहरा है वैसे का वैसा है, चेहरे से मालूम हो जाता ना कि पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, और ये चेहरा था बिल्कुल ब्लैंक। फिर मैंने चेंज की धुन, मैंने कहा देखिए इसका दूसरा वर्जन आप सुने, दूसरा वर्जन सुनाया, फिर वही आलम, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये देखा कि राज साहब के चेहरे वैसे के थे, और बगैर कुछ कहे सैगल साहब को लेकर चले गए राज साहब। मैं और मेरे रिदमिस्ट, मेरा असिस्टेंट, तो हम लोगों ने ये सोच लिया कि ये फिल्म हमारे पास नहीं आने वाली, क्योंकि राज साहब को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कोई 40 मिनट बाद सैगल साहब आए और उन्होंने उठा के मुझे, हम बैठे हुए थे इसी तरह जमीन पे और ये गद्दे पे, तो उठा के मेरा माथा चूम लिया, कहने राज साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा म्यूजिक कभी सुना ही नहीं, ये कहां से आप ये लाए हैं इनको, अगर इससे नहीं हम म्यूजिक ले सके अच्छा तो हमारी गलती हो। इतने में राय साहब आ गए, कहले खयाम साहब आपने तो हमें परेशान कर दी, जो भी धुन सुना रहे हैं आपने एक गाने की 5 धुनें बनाई हैं, 5 की 5 मुझे पसंद है, बहुत उम्दा काम हुआ। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर कर जीते हैं। मुझे ये भी याद है कि ऋषिदा ढूंढ रहे थे जब प्रीमियर हुआ, कहने वो खयाम कहाँ का, तो मुझे किसी ने बताया कि ऋषिदा ढूंढ रहे थे, मैं ऋषिदा के कहते खयाम ये सब्जेक्ट तो म्यूजिकल था नहीं, आप लोगों ने इसे म्यूजिकल कैसे बना दिया। मैंने कहा जी बस ये सैगल साहब और साहिर साहब और सब मिलकर, ये सबका टीम वर्क होता है, किसी भी कामयाबी के पीछे अकेले नहीं होता कोई, ये टीम वर्क होता है। अगर टीम का काम हर जो अपने अपने डिपार्टमेंट का जो इंसान है तो वो अपने आप जो काम मेहनत से करे तो फिर इस तरह कामयाबी मिलती है ये सब। तो फिर सुबह के बाद फिर चेतन आनंद साहब, उनकी आखिरी खत फिल्म का म्यूजिक देने को मुझे मिला, और बहारो मेरा जीवन भी संवारो। क्या कहने, लता जी की आवाज और कैफी साहब के बोल और चेतन साहब के क्या कहने, क्या पिक्चराइजेशन, क्या पिक्चर बनाई उन्होंने, अनोखी अंदाज की पिक्चर थी। और उसमें जो कामयाबी मिली, मोहब्बत इसको कहते हैं, अख्तर मिर्जा साहब की फिल्म, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, ये देखने वाली है वो गाना क्या पिक्चराइज हुआ है, तो बहुत उम्दा पिक्चर बनी। और फिर शोला और शबनम, उसमें गाने अगेन बड़े हिट हुए, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो,
तो ये जगजीत कौर जी ने, हमारी बेगम साहिबा ने गाया, और उन्होंने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन ही बना लिया ये, कि सारी मेरी परेशानियां जी थी उन्होंने अपना ली, जैसे शोला और शबनम के गाने एंड शगुन के गाने। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। फिल्म बॉलीवुड में आपने सुना होगा रंग रंगीला सांवरा मुझे मिल गया जमुना पार, वो भी बड़ा हिट हुआ था। लोग फिल्म कभी कभी यश जी और साहिर साहब दोनों मेरे बहुत मेहरबान, और उसकी जो गानों की धूम मची पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं पल दो पल का शायर हूँ, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। और फिर मैं आऊंगा ये नए नए तजुर्बे, थोड़ी सी बेवफाई, उसमें गुलजार साहब ने वो लिखा, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई। हजार राहें और फिर खानदान फिल्म में बहुत कामयाबी मिली, और दर्द में न जाने क्या हुआ, नक्शलाइल पुरी साहब का कलाम, और आहिस्ता आहिस्ता में बहुत कामयाबी मिली। फिल्म बाजार में जो एक तजुर्बा करना चाहा सागर साहब ने, सागर सरहदी साहब और मैंने, तो वो बड़ा ईश्वर ने कामयाब किया। बड़े उस्ताद शायरों का कलाम, मीर तकी मीर, दिखाई दिए यूं जो बेखुद किया, तो क्या बेहतरीन गाया है लता जी ने। और फिर मिर्जा शौक का जहर इश्क, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं फिर मर के, जगजीत कौर जी बड़े अपने अंदाज में उन्होंने भी बेहतरीन गाया ये सारा। जो भी काम किया वो हिट हो गया, और चाहे वो हम मतलब नॉन फिल्म काम करें जो हमने किया है भाई, वो हमारे भजन जो मैंने बनाए हैं, या मैंने गज़लें बनाई हैं, गीत बनाए हैं, शब्द बनाए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गुलकार तलत साहब, रफ़ी साहब, मुकेश भाई और महेंद्र कपूर साहब, एंड फिर हमारे बेगम जगजीत कौर साहिबा एंड बेगम अख्तर साहिबा। और ये फिर सिलसिला चला, फिल्म त्रिशूल आ गई, वो 100 वीक से भी ज्यादा ऊपर चली, यश जी के साथ और गुलशन राय जी के साथ। और फिर नूरी आ गई, उसने भी इतना नवाज दिया, और उमराव जान आ गई। ये जितनी जो गज़लें हैं उमराव जान की, सब तख्लीक हैं, धुनें जो हैं। और फिर आशा जी की आवाज़ को मैंने ये अंदाज करने के लिए 1.5 सुर नीचे उतार दिया रिकॉर्डिंग के वक्त। रिहर्सल में कुछ और सुर था, तो आशा जी से मैंने कहा, और वो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। जिस तरह हमने किताब पढ़ी, उनको भी किताब दी गई, उन्होंने भी किताब पढ़ी, उनको किरदार समझाया गया, अच्छी तरह सिचुएशन समझाई गई कि ये क्या है, और उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। शहरयार साहब के क्या कहने, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, कलाम उनका
फिर ये तारीखी सिलसिला शुरू हुआ मेरे साथ, जैसे उमराव जान और रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कमाल मुरही साहब का तो मैं आशिक था, और एक आवाज़ नई अजनबी आवाज़ इंट्रोड्यूस की कब्बन मिर्जा साहब की, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। ऐसा आपको साउंड मिलेगा, ऐसी ब्लेंडिंग मिलेगी, उसमें टर्किश इंस्ट्रूमेंट भी हैं, अरबिक भी हैं, ईरानी भी हैं, और हमारे भारत के साज भी हैं। तो वो जो एक मिलावट और जो संगम हुआ है, वो जो मिश्रण हुआ है, तो वो जो अजीब जो साउंड पैदा हुआ है ऑर्केस्ट्रे का और धुन का, और ये और जो लता जी ने गाया है, जिस अंदाज से गाया है, जानिसार अख्तर साहब के क्या कहने जो लिखा हुआ आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहां। जी हां, तकरीबन 55 साल में 52 फिल्में और कुछ प्राइवेट एल्बम, लेकिन खयाम साहब का संगीत भीड़ से अलग बेमिसाल नजर आता है। बाजार की शर्तों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपने दिल से निकलने वाले संगीत के जरिए चाहने वालों के दिलों पर राज किया है। तभी तो हैं खयाम सुरों के शहंशाह।